अब मैं पहले देखो तुम लोगों को क्या कर रहा हूँ, छोटी छोटी बातें जो सारी मैंने पढ़ाई थी सारी चीजें याद दिला रहा हूँ दोबारा से। उसके बाद फिर रेशो करेंगे एक एक करके। देखो मैंने जब पढ़ाया था तो क्या पढ़ाया था वो सुनो। देखो मैं कह रहा हूँ ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें दो पार्टनर है, एक मिस्टर ए और मिस्टर बी, और प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। मैं कह रहा हूँ ये एक पार्टनरशिप फर्म है, इसमें दो पार्टनर है, मिस्टर ए और एक मिस्टर बी, और प्रॉफिट को 3:2 में बांटते हैं। और मैंने पहले ही बताया था फंडामेंटल के चैप्टर में कि जब ये पार्टनरशिप बनाई होगी तो जाहिर सी बात है एग्रीमेंट हुआ होगा। ये तो हम पढ़ के आए हैं कि पार्टनरशिप करने के लिए पहले इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ होगा। अच्छा जब एग्रीमेंट हुआ होगा तो कितने लोगों के बीच में हुआ होगा? एग्रीमेंट कितने लोगों के बीच में होगा? 2 लोगों के बीच में। अच्छा इसमें जो भी बात लिखी होगी ए की लिखी होगी, जो भी बात लिखी होगी बी की लिखी होगी, और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वो भी किसकी होगी? बी की होगी, ए और बी की। अच्छा इसमें जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, राइट्स, ड्यूटीज, लायबिलिटीज जो भी कुछ लिखा है वो सब किसका है? ए और बी का। जानना इस एग्रीमेंट के अंदर सारी बातें ए और बी की लिखी होगी। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब ए और बी पार्टनरशिप में आए होंगे, जब ए और बी ने मिलकर पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो इन्होंने एग्रीमेंट बनाया होगा, आपस में समझौता किया होगा, और उसके बाद उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया होगा और बिजनेस करते रहेंगे, प्रॉफिट कमाते रहेंगे और आपस में बांटते रहेंगे। ठीक है, इस तरह से इनका बिजनेस कई सालों से चल रहा है। ए और बी ने मिलकर पार्टनरशिप स्टार्ट करी, और पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद प्रॉफिट कमाते रहे और आपस में बांटते रहे। ठीक है, लेकिन हाँ ध्यान रखना पार्टनरशिप का जन्म कैसे हुआ? एग्रीमेंट से, आपस में समझौता किया इन्होंने। ए बी की बात से एग्री था और बी ए की बात से एग्री था, इस तरह से इनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हुई। अब मैं कह रहा हूँ ये पार्टनर है, एग्रीमेंट करके पार्टनर है। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी पार्टनरशिप के रिलेशनशिप में आज ये दोनों एक दूसरे के पार्टनर है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि अब नया पर्सन एक सी है जिसको ये पार्टनर बनाने जा रहे हैं, एक पर्सन सी आ रहा है जिसको ये पार्टनर बना रहे हैं, जिसका एडमिशन हो रहा है फर्म में। मिस्टर सी एक पर्सन है जिसका फर्म में एडमिशन हो रहा है। अच्छा कैसे एडमिशन होगा? तो मैंने पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने? देखो मैंने ये पढ़ाया था जब सारे पार्टनर की सहमति से, मेरे कहने वाला क्या है, ए भी राजी होना चाहिए और बी भी राजी होना चाहिए। मैंने बोला था जब सारे पर्सन की सहमति से, कंसेंट से, जब सारे पार्टनर की रजामंदी से, सहमति से एक नया पर्सन फर्म में पार्टनर बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले मैं चैप्टर का नाम बता रहा हूँ, देखो क्या होता है। अगर हम सी को पार्टनर बनाना चाहते हैं फर्म में तो ए भी राजी होना चाहिए और बी भी राजी होना चाहिए, यानी सी के एडमिशन के लिए ए भी सहमत होना चाहिए और बी भी सहमत होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी एक सहमत नहीं है, यानी जितने भी पार्टनर, अगर उनमें से कोई भी एक सहमत नहीं है, राजी नहीं है, वो नहीं चाहते कि सी को पार्टनर बनाया जाए, तो सी पार्टनर नहीं बन सकता। तो ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया था तो डेफिनेशन ये पढ़ाई थी, विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर की सहमति से। ठीक है, सारे पार्टनर की सहमति से जब एक नया पर्सन फर्म में पार्टनर बनाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसको मैंने वैसे बताया था, अगर पेपर में आगे लिखोगे कैसे, तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर व्हेन अ न्यू पर्सन इज एडमिटेड इनटू द फर्म एज ए पार्टनर, इट इज नोन एज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, मैंने बोला जब सारे पार्टनरों की सहमति से, रजामंदी से एक नया पर्सन फर्म में पार्टनर अपॉइंट किया जाता है, पार्टनर बनाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये मेरे चैप्टर का नाम है, क्लियर हो गया? और जो नया पर्सन आता है उसको हमने क्या नाम दिया था? न्यू पार्टनर। अच्छा इसका एक नाम और था, बताओ क्या था? इनकमिंग पार्टनर। न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर। जिस पर्सन को हम पार्टनर बना रहे हैं उसे हम क्या, किस नाम से बुलाते हैं? न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर। अच्छा जो पहले से पार्टनर है, मैं कह रहा हूं मिस्टर ए और मिस्टर बी पहले से पार्टनर है, अगर मुझे इनको बुलाना है तो इनको क्या बोलेंगे? इनका नाम देंगे एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से पार्टनर हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, जो ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग पार्टनर। या इसका नाम और था एक, क्या बुलाते हैं इसको? और ओल्ड पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर। कोई डाउट है क्या? तक मैंने क्या बोला? जो पर्सन एज ए पार्टनर अपॉइंट किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं न्यू पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर, और जो लोग पहले से पार्टनर है उनको हम क्या बुलाते हैं? एग्जिस्टिंग पार्टनर या ओल्ड पार्टनर। क्लियर हो गया?
मैंने सबसे पहली बात ये बता दी कि एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। दूसरी बात मैंने बता दी कि न्यू पार्टनर किसे कहते हैं और ओल्ड पार्टनर किसे कहते हैं। क्लियर हो गया। अब तीसरी बात हम कहते हैं कि भाई हम नए पार्टनर का एडमिशन क्यों करें, क्या जरूरत है एडमिशन करने की। भाई ये सी जो है, हम सी को पार्टनर बना रहे हैं, क्यों बनाए पार्टनर। तो देखो जरा होता क्या है, अगर फर्म चाहती है बिजनेस को बढ़ाना, फर्म अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है कि भाई देखो 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, 2 लोग मिलकर काम कर रहे हैं। अब 2 लोग ये मिलकर हर जगह तो काम नहीं कर सकते ना। मैं कह रहा हूँ डिफरेंट स्टेट्स में हमें काम करना है, या फिर मैं कह रहा हूँ कंट्री के दूसरे पार्ट्स में काम करना है, तो हमें भाई अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अब बिजनेस बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमारे पास लोग भी ज़्यादा होना चाहिए और पैसा भी ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो ये 2 ही लोग मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, तो इनके पास पैसा भी लिमिटेड होगा। अब इन्हें पैसा भी और चाहिए और आदमियों भी और चाहिए। तो देखो मैं कह रहा हूँ अगर ये लोग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इनको और लोगों की जरूरत पड़ेगी। और अगर मैं कह रहा हूँ कोई ऐसा आदमी होगा जो बिजनेस में मालिक होगा तो वो ज़्यादा ईमानदारी से काम करेगा, ज़्यादा हार्डवर्क करेगा, ठीक है। तो इसलिए वैसे तो ये एम्प्लॉय रख के भी काम करा सकते हैं, लेकिन आप देखो हर जगह एक आदमी तो ऐसा होना चाहिए ना जो बिजनेस को अच्छी तरह से मैनेज करे, या मैं कह रहा हूँ एक विश्वसनीय पर्सन होना चाहिए जिसपे बिलीव कर सके। तो इसलिए क्या होता है कि ये इस वे को चुनते हैं कि भाई पार्टनर बनाओ ज़्यादा अच्छा है। अगर वो मालिक होगा तो ईमानदारी से काम भी करेगा और उस पर विश्वास किया जा सकता है आसानी से। तो मैं कह रहा हूँ देखो ए और बी पहले से पार्टनर है। अभी तक ये जो पार्टनरशिप थी ये कितने लोगों की पार्टनरशिप थी, 2 लोगों की, और वो सी को पार्टनर अपॉइंट कर रहे हैं, पार्टनर चुन रहे हैं। क्यों चुन रहे हैं? क्योंकि ये अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हैं, ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये नए पार्टनर का एडमिशन कर रहे हैं। ध्यान रखना। तो मैं कह रहा हूँ देखो नए पार्टनर का एडमिशन क्यों होता है। पहला तो एक्सपेंड बिजनेस, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। दूसरी बात भाई बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें कैपिटल भी चाहिए। नया पार्टनर आएगा, एक तो खुद आएगा, उसकी नॉलेज, उसका स्किल यूज होगा। दूसरी बात वो हमारे काम में हाथ भी बटाएगा बिजनेस, और हम दूसरी जगह अपना बिजनेस स्टार्ट करके उसको दे सकते हैं भाई तू यहाँ पर कर। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ मोर कैपिटल। अगर हमें और कैपिटल की जरूरत है, हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखी है लेकिन हमें और अधिक कैपिटल की जरूरत है, तो हम किसी पार्टनर का एडमिशन कर देंगे, वो कैपिटल लेके आएगा, काम भी करेगा, साथ में कैपिटल भी लेके आएगा। तो हमें और कैपिटल की जरूरत होती है तो नए पार्टनर का एडमिशन कर देते हैं। इसके अलावा मैंने क्या बोला था, देखो मैनेजरियल स्किल। अच्छा एक बात बताओ, हो सकता है ये आदमी को बहुत नॉलेज है, इस आदमी को हो सकता है जो मिस्टर ए और बी जिस काम को करते हैं उस काम की इस आदमी को बहुत नॉलेज है, ठीक है, बहुत नॉलेज है। अच्छा अगर इस आदमी को बहुत नॉलेज है तो इसकी नॉलेज हमारे काम आ सकती है। हमें लगता है यार ये आदमी तो बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत नॉलेज है, इसको बिजनेस को मैनेज करना अच्छा आता है, ये बिजनेस को हमसे बेटर चला सकता है, बहुत नॉलेज है इसको। तो इसके मैनेजरियल स्किल का, इसकी नॉलेज का फायदा उठाने के लिए हम इसको एडमिशन कर सकते हैं पार्टनर, इसको हम अपने फर्म में पार्टनर बना सकते हैं। क्योंकि अगर इसको हमें पता है कि अगर इसकी पास इतनी नॉलेज है, इसकी मैनेजरियल स्किल इतने अच्छे है, ये बिजनेस को इतनी अच्छी तरह से मैनेज करता है कि ये हमारे साथ जुड़ जाए तो हमारा बिजनेस बहुत आगे चल तक जाएगा, तो इसलिए भी हम एडमिशन कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने बोला था हो सकता है ये अमिताभ बच्चन हो, तो इसकी गुडविल, भाई इसकी गुडविल का बेनिफिट उठाने के लिए भी हम इसको एडमिशन दे सकते हैं। भाई अगर ये अमिताभ बच्चन है तो इसको हमारे साथ पार्टनर बनाते हैं, हमारे को बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे हम पार्टनर बनाएंगे इसकी गुडविल इतनी है, इसका नाम इतना ज़्यादा है कि हमारे पास कस्टमर बढ़ जाएंगे, हमारा बिजनेस ग्रो करेगा इसकी रेपुटेशन से, इसकी इमेज से। तो मेरे को कहने मतलब कि अगर सामने वाले पर्सन की गुडविल बहुत अच्छी है, बहुत नामी पर्सन है, ठीक है, तो भी तो वो उसके जुड़ने से हमें फ़ायदा होगा, इसलिए भी हम उसका एडमिशन कर देते हैं, उसकी गुडविल का फ़ायदा उठाने के लिए हम एडमिशन कर देते हैं, ठीक है। और देखो इसके अलावा अगर हो सकता है ये आदमी हमें कम्पीट कर रहा हो सकता है ये आदमी अच्छा टैलेंट रखता है, सेम बिजनेस, जो बिजनेस हम कर रहे हैं वही बिजनेस ये भी कर रहा है, ठीक है। तो अगर मुझे लगता है यार ये आदमी मेरे कंपटीशन में ये बहुत अच्छा कर रहा है और कल कोई हो सकता है ये मेरे को कम्पीट भी कर दे, मेरे को पीछे कर दे, तो मेरे बिजनेस पे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। तो मैं कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए भी इसको पार्टनर बना सकता हूँ, ठीक है।
टू रिड्यूस कंपटीशन। कंपटीशन को घटाने के लिए भी हम पार्टनर बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर, ये कारण है नए पार्टनर, इस पर्सन को पार्टनर बनाने का। हम नए पर्सन को अपने फर्म में पार्टनर बनाते हैं इन कारणों से। हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इसलिए हम पार्टनर बनाते हैं। हमें और कैपिटल की जरूरत है, इसलिए हम पार्टनर बनाते हैं। हमें उसकी गुडविल का बेनिफिट लेना है, इसलिए हम पार्टनर बनाते हैं। हमें उसकी मैनेजर स्किल, उसकी नॉलेज का फायदा उठाना है, इसलिए हम पार्टनर बनाते हैं। हमें कंपटीशन को खत्म करना है, ठीक है, उसलिए हम पार्टनर बनाते हैं, कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए। इन कारणों से हमने एक नए पर्सन को फर्म में पार्टनर बनाते हैं। कोई डाउट है यहाँ तक? उसके बाद देखो, अब एक बात ये आती है कि जब ये पर्सन फर्म में पार्टनर बन जाएगा, मिस्टर सी फर्म में पार्टनर बन जाएगा। अच्छा, मिस्टर सी फर्म में पार्टनर बन जाएगा तो इसको क्या क्या राइट्स मिलेंगे, क्या क्या अधिकार मिलेंगे? तो देखो, दो मेन राइट्स होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। दो मेन राइट कौन से? पहला इसको जब ये पार्टनर बन जाएगा, जैसे सी हमारी फर्म में पार्टनर बन जाएगा तो इसको सबसे पहला मेन राइट क्या है? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। सबसे पहले ये पार्टनर बन गया तो ये फर्म के फ्यूचर प्रॉफिट्स और लॉस में शेयर करने का हक बनता है, इसका राइट है इसके पास एक अधिकार ये आ जाएगा कि फर्म पार्टनर बनने के बाद फर्म जितना भी कमाएगी प्रॉफिट या लॉस, उसमें इसका हक बनता है, वो इसमें कमाने का इसका राइट, उसमें शेयर करने का इसका हक बनता है, राइट है। तो पहला राइट क्या है? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म। दूसरा राइट क्या है? राइट टू शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म। भाई कल को बिजनेस बंद किया जाएगा तो बिजनेस की जितनी संपत्ति है उसमें भी इसका हक बनता है। जितना शेयर इसका है उतना ये फर्म के असेट बेचकर जो पैसा आएगा उसमें क्लेम कर सकता है, उसमें हक जता सकता है, मेरा इतना शेयर है। फर्म की असेट को भी शेयर कर सकता है। तो देखो मैंने क्या बोला? राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द फर्म और राइट टू शेयर, ठीक है, इन द असेट्स ऑफ द फर्म। उसमें फर्म के जो असेट्स होंगे उसमें भी हिस्सा मांग सकता है। दो राइट्स इसके पास मेन आते हैं। ये पेपर में कई बार आया हुआ है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, हम नए पार्टनर का एडमिशन क्यों करते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि जो जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो उसको कौन कौन से अधिकार मिलेंगे। क्लियर हो गया? दो बातें ये ध्यान रखना है। यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछो, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? अब जरा सोचो, नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या चेंजेस आएंगे। सपोज करो ये जो नया पार्टनर आ रहा है, ये जो नया पार्टनर आ रहा है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। हमने सी को पार्टनर बनाया 1/5 शेयर के लिए। हमने बोला हम चलो सी तुम्हारा हमारे यहाँ पार्टनर बन जाओ, हम तुम्हारे को 1/5 शेयर देंगे। अच्छा, जाहिर सी बात है अगर 1/5 शेयर सी को मिलेगा, सी को 1/5 शेयर मिलेगा तो ए और बी कुछ छोड़ेंगे। भाई जाहिर सी देखो जरा, अगर पहले 100 रुपये कमाते थे, मैं पहले इसको अमाउंट में बोल रहा हूँ, पहले 100 रुपये कमाते थे तो 100 रुपये कमाते थे तो 3:2 में बांटते थे। 3:2 में बांटते थे तो बताओ ए को कितना मिलता था? ए को कितना मिलता था? 100 रुपये का। 100 का में कितना मिलता? 3/5 कितना आएगा? 60 रुपये। अच्छा, और बी को कितना मिलता था? 100 रुपये में कितना? 2/5 कितना आता? 40। अच्छा, पहले 100 रुपये कमाते थे, 60 रुपये ए को मिलता था, 40 रुपये किसको मिलता था? बी को। क्लियर हो गया? अब बताओ जरा, अब सी भी आ गया, सी भी आ गया। अब सी के आने के बाद 100 रुपये कमाएंगे तो जरा देखना क्या होगा। सी के आने के बाद अगर 100 रुपये कमाएंगे तो ऐसे बटेगा क्या? जरा सोचो, सी आ गया, ये सी के आने से पहले की बात है। मैं कह रहा हूँ सी नहीं था तो प्रॉफिट कमाते थे तो ऐसे बांटते थे। अब सी आ गया। अच्छा, सी आ गया तो फिर क्या होगा? सी के आते ही हमने प्रॉफिट कमाया 100 रुपये। अब 100 रुपये में पहले सी का 1/5 निकाल लो, सी को कितना मिलेगा? 1/5। तो 100 का 1/5 कितना बचा? कितना? 20। 20 तो सी ने ले लिया, 20 तो सी ने ले लिया। अब बताओ इसमें ए को कितना मिलेगा? बचा कितना? 80। 80 में बी का हिस्सा 3/5 कितना आया? कितना? 48। ए को 48 रुपये मिलेंगे और बी को कितना मिलेंगे? बी को कितना मिलेगा? 80 रुपये में कितना? 2/5 कितना आया? कितना? 32। ठीक है। अब एक बात बताओ, पहले ए को कितना मिलता था? पहले ए को कितना था? 60। कितना छोड़ दिया? कितना छोड़ दिया? 12।
12 ए ने छोड़ दिया, और बी को कितना मिलता था 40, कितना छोड़ दिया उसने 8, टोटल कितना हो गया 20, और सी को कितना मिला है 20। तो मेरा कहने का क्या है, जब नए पार्टनर सी का एडमिशन होगा, जब नए पार्टनर सी का एडमिशन होगा तो ए अपने शेयर में से कुछ छोड़ेगा, जितना वो छोड़ेगा उसको, पहले देखो 60 रुपये मिलता था, अब 48 रुपये मिलेगा, तो कुछ छोड़ दिया, जो उसने छोड़ दिया वो किसको मिल गया सी को। अच्छा, इसी तरह बी को पहले 40 मिलता था, अब 32 मिल रहा है, कितना छोड़ दिया 8, और जो सी ने, जो ए ने और बी ने छोड़ा वही सी को मिला। ठीक है, ये मैं अमाउंट में समझा रहा हूँ तो बड़ा अच्छे से समझ में आ जाता है। अगर मैं इसी को फ्रैक्शन में ले लूँ ना तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। फ्रैक्शन में कैसे ले रहे हैं, अब देखो फ्रैक्शन में समझाता हूँ इसी को फ्रैक्शन में लेके समझाते हैं, सुनना मेरी बात। अब मैं कह रहा हूँ मान लो फर्म का प्रॉफिट 1 रुपये है, मान लो फर्म का प्रॉफिट कितना है 1 रुपये, क्योंकि शेयर को, इसमें क्वेश्चन में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे शेयर फ्रैक्शन में होगा, और फ्रैक्शन में होगा तो फ्रैक्शन जब भी निकालेंगे तो कोई भी चीज़ पहले 1 होती है, कोई भी चीज़ पहले 1 होती है, पहले वो एक चीज़ थी सिंगल। ठीक है, अब उसको मैंने 2 पार्ट कर दिए तो 1 में से तो 2 ही है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये पहले एक पिज़्ज़ा था, एक पिज़्ज़े के पहले देखो मैं कह रहा हूँ पिज़्ज़ा पहले तो एक ही होगा ना भाई, एक पिज़्ज़ा था, अब मैंने उसके 2 पार्ट कर दिए, तो अब मैं इसको 2 पार्ट कर दिए तो कितने कितने हिस्से हो गए 2 में से कितना मिलेगा मेरे को 1, और दूसरे आदमी को कितना मिला 2 में से 1, पहले तो था तो एक ही। मैं कह रहा हूँ चीज़ तो एक ही होती है ना, कोई भी चीज़ होगी तो फिर सिंगल होगी पहले स्टार्टिंग में। तो मैं देखो इसमें क्या कहना चाहता हूँ, देखो प्रॉफिट पहले 1 रुपये था, प्रॉफिट फ्रैक्शन हमेशा इसी एक से काउंट वो करते हैं, इसलिए हम ऐसा करते हैं। देखो अब मैं क्या था, देखो प्रॉफिट अगर 1 रुपये था तो बताओ ए को कितना मिलता, ए को कितना मिलता 1 रुपये में कितना मिलता 3/5। अच्छा, बी को कितना मिलता 1 रुपये का 2/5। ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब मैं कह रहा हूं अगर प्रॉफिट 1 रुपये है, सुनना मेरी बात, मैं समझाना चाहता हूँ कुछ, अभी बता दो क्या समझाना चाहता हूँ। प्रॉफिट मान लो 1 रुपये ही है, अब बताओ पहले तो सी ले लेगा 1 रुपये में कितना, 1 रुपये का 1/5 कितना 1/5, 1/5 तो सी ने ले लिया। अब बताओ प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट कितना था 1 रुपये, और 1 रुपये के प्रॉफिट में सी ने कितना ले लिया 1/5, तो बचा कितना 4/5। अब बचे हुए प्रॉफिट को तो ए और बी, बचे हुए प्रॉफिट को ही तो ए और बी लेंगे। बताओ ए को कितना मिलेगा 4/5 का कितना, उनके बीच में प्रॉफिट को बांटने की रेशियो क्या थी 3/5, कितना आएगा, कितना आया 12/25। इधर बता दो, बताओ ये दिख नहीं रहा होगा ना पोर्शन, बताओ ये कितना हो गया 2/5, कितना आया 60, कितना 8/25। अब मेरा कहना लो क्या, देखो उसी शेयर में से पहले देखो इसको 3/5 2/5 मिलता है था। ठीक है, ए को कितना मिलता था 3/5, बी को कितना मिलता था 2/5। अब कितना मिल रहा है देखो, अब ए को कितना मिल रहा है 12/25, 12/25 बड़ा होगा या ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अच्छा, इसी तरह 8/25 बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। पहले इनको ज़्यादा मिलता था, अब कम मिल रहा है, जितना कम मिल रहा है उतना इसको मिला होगा। और एक चीज़ और याद रखना, सुना, नए पर्सन को जब हम पार्टनर बनाते हैं, नए पर्सन को जब हम पार्टनर बनाते हैं तो शेयर कम होता है, शेयर कम होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, ये अपने शेयर में से कुछ छोड़ेंगे, लेकिन और इनका शेयर कम होगा, पुराने पार्टनर का शेयर कम होगा, और नए पार्टनर का शेयर क्या होगा बढ़ेगा, नए पार्टनर का शेयर बढ़ेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, वो प्रॉफिट का वॉल्यूम नहीं कम होता। क्यों, पहले 100 रुपये कमाते थे, सुना मेरे, पहले 100 रुपये कमाते थे, अब नया पार्टनर आएगा तो 200 रुपये कमाएंगे। अच्छा, 200 रुपये कमाएंगे तो ए और बी के हिस्से में रेशियो में तो कम हो गया, लेकिन अमाउंट में ज़्यादा ही मिलेगा। ध्यान रखना, कभी भी अगर जैसे नया पार्टनर सी एडमिट होगा, सी के आने से
ए का हिस्सा कम होगा, ए को थोड़ा कम हो जाएगा, और जितना कम होगा वो किसको मिलेगा, सी को। बी का हिस्सा कम हो जाएगा, जितना कम होगा वो किसको मिल जाएगा, सी को। अच्छा, शेयर कम हो गया, लेकिन जैसे ही नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगे। अच्छा, ज्यादा कमाएंगे तो जो प्रॉफिट जो उनकी नई रेस होगी, जो कम वाली रेस होगी, उसमें भी बांटोगे तो इसको ए और बी को फायदा होगा, प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। शेयर कम हो जाएगा लेकिन प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, और सी को तो मिलेगा ही मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना। मैं कहना चाहता हूं कि देखो, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो एक बात का डर भी होता है। किस बात का डर होता है कि यार ये पार्टनर बनेगा तो हमारे प्रॉफिट में से हिस्सा लेगा। पहले 100 रुपये कमाते थे, 60-40 ले लेते थे, ठीक है। लेकिन क्या कहते हैं, जैसे ही सी को एडमिट कर देंगे तो 100 रुपये में सी का भी हिस्सा बन जाएगा। मैं मानता हूँ सी का हिस्सा बन जाएगा 100 रुपये में, लेकिन अब जैसे ही एडमिशन होगा सी का तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ज्यादा अगर प्रॉफिट होगा तो मैं कह रहा हूँ 100 रुपये से ज्यादा 200 रुपये होंगे, 200 रुपये को बांटोगे तो ए के हिस्से में ज्यादा आएगा, बी के हिस्से में ज्यादा आएगा, 60 से ज्यादा मिलेगा। 200 को बांटोगे तो 60 से ज्यादा ही मिलेगा, ए को भी ज्यादा मिलेगा और बी को भी ज्यादा मिलेगा, और सी को तो मिलेगा मिलेगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या, देखो फ्रैक्शन में अगर देखोगे तो शेयर कम हो जाता है, अमाउंट में देखोगे तो शेयर बढ़ जाता है, प्रॉफिट में ज्यादा अमाउंट मिलता है प्रॉफिट का, ठीक है। इसलिए हम नए पार्टनर का एडमिशन करते हैं। देखने में लगता है कि नया पार्टनर आएगा तो प्रॉफिट में हिस्सा लेगा तो हमारे को कम मिलेगा, फ्रैक्शन में शेयर में कम मिलेगा, अमाउंट में ज्यादा मिलेगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है भाई। और उसके अलावा बताओ, मैंने एक चीज पढ़ाई थी इसमें, देखो जरा, इसमें मैंने एक चीज बता दी कि पार्टनरशिप जब भी होती है एग्रीमेंट से होती है, ठीक है। पार्टनरशिप जब भी होती है एग्रीमेंट से होती है। तो जैसे नए पार्टनर का एडमिशन होगा, जैसे नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो बताओ जरा, ये पुराना एग्रीमेंट किसी काम का है? अच्छा, पहले वाली पार्टनरशिप कितने लोगों की थी? पहले वाली पार्टनरशिप 2 लोगों की थी, लेकिन अब तो सी भी आ गया, तो अब कितने लोगों की पार्टनरशिप बनेगी? 3। तो जाहिर सी बात है, जब 2 लोगों ने एग्रीमेंट किया था तो 2 लोगों वाली पार्टनरशिप बनी थी। जैसे ये तीसरा पार्टनर आ जाएगा तो ये पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा, ओल्ड एग्रीमेंट किसी काम का नहीं रहेगा, ओल्ड एग्रीमेंट किसी काम का नहीं रहेगा और नया एग्रीमेंट बनाया जाएगा। अच्छा, नया एग्रीमेंट जो बनाया जाएगा वो कितने लोगों के बीच में बनाया जाएगा? न्यू एग्रीमेंट। अच्छा, नए एग्रीमेंट में जो भी बातें लिखी होगी किसकी होगी? ए की होगी, बी की होगी, सी की होगी। अच्छा, पहले ए और बी की बात के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई थी वो लिखी थी। अब मैं कह रहा हूँ ए बी सी तीनों के बीच में जो टर्म्स एंड कंडीशन तय होगी वो लिखी होगी। क्लियर हो गया? अब मेरी बात सुनो कि इसमें ए की राइट्स होंगे, ए की ड्यूटीज होगी, ए की लाइबिलिटीज होगी, ए को प्रॉफिट कितना मिलेगा, बी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, सी को प्रॉफिट कितना मिलेगा, ए बी सी ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है, और बाकी बहुत सारी बातें, पार्टनरशिप डीड की सारी बातें लिखी होती है। पहले 2 लोगों के बारे में बातें लिखी थी, अब 3 लोगों के बारे में बातें लिखी हुई है। मेरा कहने का क्या है कि पहले 2 लोगों ने एग्रीमेंट करके पार्टनरशिप बनाई थी और अब नया पार्टनर सी आ गया, अब 3 लोगों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई है। तो मेरा कहने मतलब क्या है, देखो जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जब नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है। अच्छा, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, इसका मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो गई। जैसे नए पार्टनर का एडमिशन होता है पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है, इसका मतलब पुरानी पार्टनरशिप खत्म। कितने लोगों वाली पार्टनरशिप खत्म? 2 लोगों वाली। और नया एग्रीमेंट बनाएंगे कितने लोगों का? 3। तो 3 लोगों वाली पार्टनरशिप बन गई। और इसको हम क्या बोलते थे, याद करो, पुराना, जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन होता है पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है और नया एग्रीमेंट बनकर सामने आता है, इसको हम क्या बुलाते थे? क्या बुलाते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने बोला था कि पार्टनरशिप को तोड़ के, बिल्डिंग को तोड़ के बनाने को पार्टनरशिप को दोबारा बनाना नहीं बोलते। किसको बोलते हैं? जब पुराना एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है पार्टनरशिप के बीच में तो पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, और जब नया एग्रीमेंट बनाया जाता है तो हम कहते हैं नई पार्टनरशिप बनी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसको हम क्या बोलते थे? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखो एक चीज और जानना है तुम्हें कि जी जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो क्या क्या चेंजेस होंगे। जब नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो फॉर्म में क्या क्या चेंजेस होगा, हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेगी, कौन कौन सी एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। तो देखो सबसे पहले जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, अभी मैंने बताया कि पुराने पार्टनर का शेयर कम हो जाता है क्योंकि पुराने पार्टनर अपने शेयर में से कुछ ना कुछ शेयर सेक्रीफाइस करते हैं और जितना वो सेक्रीफाइस करते हैं उतना नए पार्टनर को मिलता है। तो जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन होता है पुराने पार्टनर का शेयर कुछ कम हो जाता है और उतना जितना कम होता है उतना नए पार्टनर को मिलता है। तो इससे हमें क्या होता है,
कि प्रॉफिट को बांटने की रेशो बदलेगी, तो हमें एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करना पड़ेगा, हमें नई रेशो निकालनी पड़ेगी पार्टनर की, ठीक है। तो और सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। दूसरा मैंने क्या बोला था कि जब नया पार्टनर एडमिट होगा, जब नया पार्टनर एडमिट होगा तो पुराने वाले पार्टनर क्या कहेंगे, देखो जी हमारी फर्म की तो गुडविल है 20,000 की, ये कहेंगे जी हमारी फर्म की गुडविल पहले से है कितने की, 20,000 पे। भाई पुराने पार्टनर जो होंगे किसी भी एक मेथड से, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड, किसी भी एक मेथड से गुडविल निकाल के रख देंगे। वो कहेंगे देखो जी हमने इतनी गुडविल वैल्यू करी है, हमारी इतनी गुडविल है। पुराने पार्टनर क्या कहेंगे, पास्ट के पिछले, ये कहेंगे पास्ट में हम मेहनत कर रहे थे, पास्ट में हमने कस्टमर को बहुत अच्छी सर्विस दी है, ईमानदारी से काम किया है, बहुत हार्डवर्क किया है, और पास्ट में हमारी मार्केट में बहुत अच्छी इमेज है, कस्टमर की नज़र में हमारी बहुत अच्छी इमेज है। हमारी मेहनत की वजह से पास्ट में जो हमने ईमानदारी से काम किया है, कस्टमर को अच्छी सर्विस दी है, ठीक है, बेटर क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड किया, उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट आने की संभावना है 20,000 रुपये की। फ्यूचर में हमें बेनिफिट आएगा, हमारी पास्ट की मेहनत का फल फ्यूचर में आएगा 20,000 रुपये का। हमारी गुडविल है, अच्छा आप तो थे ही नहीं जब, जो फ्यूचर में 20,000 रुपये गुडविल की वजह से आएंगे, आप तो पार्टनर थे ही नहीं, आप तो अभी भी आ रहे हो, तो हमारे गुडविल का फायदा आपको होगा, हमारी पास्ट की मेहनत का बेनिफिट आप भी होगा। क्यों, जैसे आप पार्टनर बन जाओगे आप कहोगे जी मेरे को नहीं पता मेहनत का कौन सा फल आता है, वो तो कहेगा कि भाई जो प्रॉफिट कमाया उसी का वही पैसा है ये वाला, वो कहेगा कि जी हम तीनों ने मिलकर काम किया वही प्रॉफिट तो आया है। लेकिन पुराने पार्टनर क्या कह रहे हैं कि जी 20,000 रुपये तो हमारी पास्ट की मेहनत की वजह से आएंगे, इसमें आपका कोई रोल नहीं है। तो क्या होगा कि जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन होता है, जैसे ही नए पार्टनर का एडमिशन होता है, पुराने पार्टनर किसी ना किसी मेथड से गुडविल निकाल लेते हैं और गुडविल निकाल के नए पार्टनर के सामने रख देते हैं, देखो जी हमने इतनी दिन से, हम पिछले 10 साल से मिलकर काम कर रहे हैं, हमारी मार्केट में अच्छी इमेज है, जिसकी वजह से हमारे को फ्यूचर में 20,000 रुपये के प्रॉफिट कमाने की संभावना है। अगर आप इस 20,000 के प्रॉफिट में हिस्सा लेना चाहते हो तो आपको आज पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में गुडविल की वजह से जो बेनिफिट आएगा, पुराने पार्टनर क्या कहेंगे, फ्यूचर में गुडविल की वजह से जो बेनिफिट आएगा, अगर आप उसमें उस प्रॉफिट में शेयर करना चाहते हो तो आज हमें पैसा दो। तो नए पार्टनर क्या करते हैं, पुराने पार्टनर क्या करते हैं, नए पार्टनर से गुडविल का हिस्सा मांगते हैं, ठीक है, और गुडविल का हिस्सा मांगेंगे तो कितना आएगा, 1/5। नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए आ रहा है, तो किसी को कितना गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, 4,000। तो पुराने पार्टनर नए पार्टनर से गुडविल का हिस्सा मांगेंगे, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमें जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, पुराने पार्टनर नए पार्टनर से गुडविल का हिस्सा मांगेंगे और हमें उसकी एंट्रियां करनी पड़ेगी। तो ये भी हमारे जब भी नए पार्टनर का एडमिशन आता है होता है तो ये चेंजेस होते हैं बुक्स में, ठीक है। दूसरा इसके अलावा मैंने क्या पढ़ाया था, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हमें या तो हम नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के पुराने पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करते हैं, या पुराने पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के नए पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। तो हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा क्या होता था, उसके अलावा देखो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते थे, जितने भी लॉसेस होते हैं, उसको हम पार्टनर्स में बांट देते। तो हमें एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस करना होता है, जितने भी रिजर्व्स होते हैं उसको उन सबको एडजस्ट करना होता है। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो जितने भी पुराने प्रॉफिट्स हैं उनको बांट कर एडजस्ट कर देंगे, जितने लॉसेज है पार्टनर्स में बांट कर एडजस्ट कर देंगे। ये बात भी हमें करनी होती है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी थी कि जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो क्या क्या एडजस्टमेंट की जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके अलावा मैंने क्या बोला, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ता है। उसके अलावा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, सारी एसेट की वैल्यू दोबारा से निकालते हैं। हम अपनी बैलेंस शीट में जो वैल्यू है उसको कंपेयर करते हैं मार्केट से, मार्केट में अगर वैल्यू ज़्यादा है तो प्रॉफिट और कम है तो लॉस। इसी तरह जितनी लायबिलिटी है उसको रीअसेस करते हैं, दोबारा से लायबिलिटी को चेक करते हैं। तो जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है एसेट और लायबिलिटी का एसेट का रिवैल्यूएशन होता है, लायबिलिटी का रीअसेसमेंट होता है, ये भी हमें करना पड़ता है। उसके अलावा मैंने बोला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी पड़ती है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को एडजस्ट करना पड़ता है। जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होगा ये सारी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती है। यहाँ तो कोई डाउट है क्या? मेरा बेसिक थ्योरी में मैंने सारी बातें बता दी, इससे बाहर पेपर के अंदर थ्योरी का कुछ भी नहीं आता, ठीक है, इससे बाहर एक भी सब थ्योरी का नहीं आता जो मैंने पढ़ाया है। बल्कि मैं नोट्स देता था हर बारी, इस बारी नोट्स नहीं दिया था मैंने बच्चों को, तो नोट्स होता था मैं उसको रीड करके भी सुना देता। बाकी पेपर में अगर थ्योरी आएगी तो इसी में से आएगी, अदरवाइज कुछ नहीं आएगी। जितना मैंने पढ़ा रखा है इससे बाहर थ्योरी का तो कुछ भी नहीं आएगा। इस चैप्टर में जितनी बार भी थ्योरी आई है, अच्छा कौन कौन से टॉपिक पे थ्योरी आई है, तो देखो ये वाला मैंने बोला
नए पार्टनर का एडमिशन क्यों करते हैं, इस पे पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। उसके अलावा जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो क्या राइट्स मिलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। ठीक है, कौन कौन सी एडजस्टमेंट करते हैं पेपर, जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो कौन कौन सी एडजस्टमेंट की जाती है, उस पर भी पेपर में आ चुका है। एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है वो तो पेपर में पूछना नहीं चाहिए, वैसे शायद एक बार ही पूछा हुआ वो भी। ठीक है, इतनी चीजें। और उसके अलावा देखो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इस पे भी पेपर में थ्योरी आ चुकी है। किसी कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जानना जब पुराना एग्रीमेंट कैंसिल करके नया एग्रीमेंट बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म को दोबारा से बनाना, पहले पार्टनरशिप 2 लोगों की थी, अब कितने की हो गई, 3 लोगों की। ये भी एग्जाम में आ चुका है एक बारी। इतना मैंने सारी थ्योरी बताई, इससे बाहर थ्योरी 1 मार्क्स की भी नहीं आएगी, ध्यान में।